नमस्कार, मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करेंगी ममता अवस्थी जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। तो जैसा कि हम हर एपिसोड की शुरुआत में बात करते हैं एग्जाम्स की, तो इस बार मैम स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? निधि, इस बार कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। हम लोग जितने इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं वो अभी सफिशिएंट है और अब शायद नए फॉर्म्स जो हैं वो धीरे से मार्च में इमर्ज आउट होंगे जी। तो आप इस बार फ्री हैं। आप अगर और कोई आपकी प्रॉब्लम हो या कुछ और टॉपिक आप डिस्कस करना चाहती हैं तो आप इस बार डिस्कस कर सकती हैं। जी बिल्कुल मैम, जैसा कि देखने में आता है हर बार हम स्टूडेंट्स की बात को डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक संगठन, एक संस्था, समूह क्या होता है ये, और जानेंगे इसकी बारीकियों के बारे में। तो सबसे पहले ममता जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम संगठन या समूह कहते हैं, क्या होता है वो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। मेरे हिसाब से अगर मैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कभी भी एक से अधिक व्यक्ति अगर मिलजुल कर किसी कार्य को करने का संकल्प करते हैं और उसके लिए कुछ नियम निर्धारित करते हैं, कोई नीति बनाते हैं, तो वो अपने आप में एक संस्था बन जाती है। परिवार भी एक संस्था का एक सबसे सरल रूप आप मान सकते हैं। तो एक से अधिक व्यक्ति जब किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प लेते हैं तो वो संगठित हो गए और संगठन बन चुका है जी। यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति जब जुड़ते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, एक उनका मोटिव होता है, तब वो बनता है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन। जैसे कि मैम आपने बताया कि परिवार भी एक संगठन है, लेकिन अगर अलग अलग व्यक्ति जुड़ते हैं तो वो भी एक संगठन है। तो सोशल एस्पेक्ट्स में एक संगठन के क्या मायने हैं? देखिए, संगठन तो मैंने जैसे आपसे कहा कि उनके पास एक निर्धारित लक्ष्य होता है जी। दो लोग अगर संगठित हो रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण है जी। लेकिन कारण भी सोशल ही होते हैं। संगठन एक इकाई है, सोशल इकाई है, एक सोशल यूनिट है और हम इसको समाज से अलग नहीं मान सकते। ये एक ओपन सिस्टम होता है एक तरीके से। ओपन सिस्टम का मतलब निधि ये है कि ऑर्गेनाइजेशन समाज को इफेक्ट करता है और समाज भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है जी। तो कोई भी संस्था या संगठन आप बनाते हैं अगर, तो आप समाज का एक भाग हैं। आप ये मत सोचिए कि आपने कुछ समाज से हट के कोई एक रास्ता अपनाया है। आप समाज का ही एक भाग है और समाज भी आपको उतना ही खुले दिल से एक्सेप्ट करता है जी। यानी संगठन और समाज सिक्के के दो पहलू माने जा सकते हैं, दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। समाज की बात हुई है, संगठन किस तरह से समाज को इफेक्ट करता है, लेकिन अगर हम देखें जब व्यक्ति जुड़ते हैं तो पर्सनल लेवल पे अगर देखें तो पर्सनल एस्पेक्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? देखिए, जब कभी भी एक समूह में व्यक्ति जुड़ते हैं, संगठित होते हैं, संस्था बनाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो जैसा हम सोच रहे हैं कि उनके पास एक लक्ष्य है जी। उनके लिए वो लक्ष्य ही प्राइमरी हो जाता है, वो उसी को सबसे ज़्यादा ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो उसके कुछ सर्टेन नियम होते हैं जो सभी के डिस्कशन के बाद डिसाइड किए जाते हैं और ये फैक्ट है कि जितने भी लोग उस संस्था से जुड़े हैं उनके पर्सनल एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल इंटरेस्ट, थोड़े बहुत तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से काम नहीं कर पाएंगे। उन्हें वो नियम जो उन लोगों ने निर्धारित किए हुए हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उनको फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। तो पर्सनल फ्रीडम संस्था के साथ अगर जुड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जुड़ पा रही है तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आपको संस्था के नियमों को प्रमुखता देते हुए, संस्था के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए जी। यानी संगठन में रहते हुए एक व्यक्ति को पर्सनल फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन उस वक्त पर जब वो एक संगठन का एक हिस्सा बन चुका है, वहाँ पर जो संगठन का लक्ष्य है वो ज़्यादा मायने रखता है बजाय कि पर्सनल फ्रीडम के। मैम अगर हम बात करें एक संगठन की, तो अलग अलग व्यक्ति इसमें जुड़ते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है, एक नज़रिया होता है, हर व्यक्ति का अलग होता है। तो जब सामूहिक रूप से अगर वो काम कर रहे हैं तो किस तरह की स्किल्स या एबिलिटी जो होती है वो उनको जोड़े रख सकती है? आपने फिर से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है निधि, क्योंकि जब प्रैक्टिकली एक व्यक्ति किसी संगठन से जुड़ता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट पाता है
तो उसके साथ ऐसी सिचुएशन अक्सर आ सकती है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँ कि दो तरीके की स्किल्स हर व्यक्ति के साथ एम्प्लॉयमेंट के समय जुड़ी होती हैं। जी। एक कैटेगरी होती है जिसको हम हार्ड स्किल कहते हैं। वो कैटेगरी जो है वो उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसके इंटरव्यू क्लियर करने के दौर को जी। पास करने में आसानी दिलाती है। वो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है। जी। तो जो कुछ उसके पास डॉक्यूमेंटेशन है, जो सर्टिफिकेट्स हैं जिन चीज़ों के, जी। वो चीज़ें जिस स्किल के तहत आती हैं जिससे कि वो इंटरव्यू को क्लियर कर सकता है, जी। वो कहलाती हैं हार्ड स्किल्स। दूसरे टाइप की स्किल्स होती हैं, आपने इंटरव्यू तो क्लियर कर लिया, आप उस संस्था में जुड़ चुके हैं, जी। लेकिन अब आपको उस संस्था में रहते हुए खुशी खुशी कार्य करना है, तो उससे जुड़ रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं वो कहलाती हैं सॉफ्ट स्किल्स। जी। सॉफ्ट स्किल्स एक तरीके का एक सोशोलॉजिकल टर्म है बेसिकली, जो व्यक्ति की पर्सनल हैबिट्स से रिलेटेड होता है। वो अपने आप को कैसे किसी संस्था के साथ घुला मिला पाए। जी। यहाँ आप खुद थोड़ा सा समझ सकती हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनता है, या तो ज़रूरी नहीं मैं एम्प्लॉई की ही बात करूँ, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाने में जुड़े हुए हैं उनके साथ भी ये सिचुएशन आ सकती है। जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनके साथ भी आ सकती है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पाने के लिए या संस्था के लक्ष्य को पाने के लिए आपकी जो पर्सनल इंटरेस्ट्स हैं उन पे उनका काफ़ी नुकसान होता है। आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट से काम नहीं कर पाते। जी। ऐसी सिचुएशन में अगर व्यक्ति उस संस्था को छोड़ के जाने की हालत में होता है तो वो छोड़ देता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ इतनी जनसंख्या है, किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं है कि वो हर दिन नौकरी छोड़ के और दूसरी जगह नौकरी ढूंढने चला जाए और उसे मिल भी जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके संस्था के साथ जुड़े रहना पड़ता है। अगर वो जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली उसकी कोई मजबूरी है उसके पीछे। तो अब ऐसा व्यक्ति जिसको अपने हिसाब से काम नहीं करने मिल रहा और जिसे किसी मजबूरी की वजह से उस संस्था में जुड़े रहना पड़ता है, उसके अंदर एक अजीब सी अकर्मण्यता आ जाती है। वो इनर्ट हो जाता है, वो अपने सराउंडिंग से अपने आप को रिलेट नहीं करता और फिर वो मन लगा के काम नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति संस्था के लिए भी नुकसानदायक है और ये फीलिंग उस व्यक्ति के लिए भी नुकसानदायक है। दोनों ही तरफ से जो है नुकसान ही नुकसान है। इसलिए मेरा सजेशन होगा कि ऐसी सिचुएशन में तो सॉफ्ट स्किल्स का डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है। संस्था की अगर निधि बात करें तो हर संस्था का अपना एक नियम होता है। उस नियमावली के तहत उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि एक ही दो जगह आती है, ये प्रॉब्लम हर जगह आती है और हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने हिसाब से इस प्रॉब्लम से अपने आप को निकालने का तरीका ढूंढा हुआ है। ये बाकायदा प्लानिंग में ही होती है चीज़ कि अगर ऐसा हो तो हम क्या करें। वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होती हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं, फिज़िकल ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिससे कि एम्प्लॉई को लगे कि वो घर का व्यक्ति है। लेकिन अगर ऐसा, ये तो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट पे हुआ, इसमें हमारा इंटरफेयर करना ठीक नहीं है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्य के हिसाब से डिसाइड करता है। हम तो यहाँ पे अगर हम कोशिश करें कि पर्सनली व्यक्ति अपने आप को इससे निकाल पाए तो वो बेहतर होगा। यानी खुद के लेवल पे कोशिश करनी होगी इस जो अपोजिट सिचुएशन सामने आ रही है उनसे बाहर निकलने के लिए। मेरे हिसाब से क्योंकि हम यहाँ बैठ के एक जनरल बात डिस्कस कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को नहीं इंटरफेयर करेंगे। मेरे हिसाब से ये बेहतर सजेशन है कि व्यक्ति खुद में ही ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश करे कि वो ऐसे सिचुएशंस को ना फेस करे। और वैसे भी अगर हर व्यक्ति के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज चेंज होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदायक है। ओके। तो हमने जाना कि हर व्यक्ति में दो तरह की स्किल्स होती हैं, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स में जहां आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी मदद करती है, वहीं आपकी पर्सनल स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, ये है जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो भी आपकी काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। लेकिन इसी बारे में हम और ज़्यादा जानते हैं कि मैम आप हमें बताइए कि सॉफ्ट स्किल्स किस किस तरह की होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। पर्सनल बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज आप कैसे यूज़ करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी पर्सनालिटी और आपका ऑप्टिमिज्म,
जी आपका इमोशनल कोशेंट, ये जी। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हैं, सारी तो नहीं हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन ये जी। कुछ चीज़ें हैं जो आपके आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर काफ़ी असर करती हैं जी और कहीं ना कहीं ये आपको दूसरों से जोड़ने में मदद कर सकती हैं। जी तो आप जितना ही ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करेंगी, उतना ही आप कॉन्फिडेंट रहेंगी, आप जी अपने काम में मन लगा के अपना योगदान दे सकते हैं। जी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हर किसी व्यक्ति के पास होती है जो इंटरव्यू देने जा रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने जा रहा है, तो एजुकेशनल या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस तो उसके पास है ही। लेकिन हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स की मेनली, कि सॉफ्ट स्किल्स में खुद को बनाए रखना या एक्सपर्टीज लाना किस तरह से मददगार साबित हो सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं पॉजिटिविटी से, कि ऑप्टिमिज्म मैम होता क्या है, ऑप्टिमिस्ट होना क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट होने का मतलब है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए हमेशा। जी कभी भी आप किसी भी काम को अगर करने जाते हैं, तो अगर आप अपनी सोच सकारात्मक रखते हैं जी तो ही आप उस काम को आगे सफलतापूर्वक कर पाएंगे। इस भावना को ऑप्टिमिज्म कहते हैं। तो हमने जाना कि खुद को पॉजिटिव रखना, खुद को सकारात्मक रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं। मैम, खुद को ऑप्टिमिस्ट रखने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? हाँ, बहुत मुश्किल होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए अपने आप को एडवर्स कंडीशंस में ऑप्टिमिस्टिक रखना। जी लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें अपने मन में रख लें तो ऑप्टिमिस्ट रहना बहुत आसान है। सबसे पहले तो निधि मैं कहूँगी कि आप ये सोचना ही छोड़ दीजिए कि सारी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है और आप ही हैं जो बहुत बेचारे और बदनसीब हैं। सारे आप सभी लोग आपके अगेंस्ट में ही काम कर रहे हैं, अगेंस्ट में ही बोल रहे हैं। अगर आप ये सोचना छोड़ दें तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप दूसरों के साथ मिलजुल के रहें, तो आप में अपने अंदर ही एक ऐसी फीलिंग डेवलप हो जाती है कि आप भी इनका ही एक पार्ट है, इसी दुनिया का इसी दुनिया का एक हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया हमारे पीछे पड़ी है। दूसरी जो बहुत अच्छी चीज़ आप अपने में डेवलप कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है इंसान अपने पास्ट को लेके बहुत परेशान होता है। जी तो जब आप कोई नया काम करने जाते हैं तो आपके दिमाग में अपना पास्ट आ जाता है, जी उसका एक डर बैठा होता है। आप उस डर को निकाल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका पास्ट बिगड़ा हुआ है तो आपका फ्यूचर भी बिगड़ा ही रहेगा, जी बल्कि आप ये ऐसा सोचिए कि हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आपका पास्ट बिगड़ा हुआ था तो सच पूछिए तो आपका अच्छा समय आने वाला है, तो आप उसको लेके और खुश होइए और बजाय इसके कि आप उससे डरिए। जैसे रात के बाद ही सवेरा आता रात है, के तो बाद इस ही थॉट सवेरा। के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, यही होना ही चाहिए। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो ये है कि आप अपनी खुद की एनालिसिस करिए। आप अगर सोचते हैं कि आपके साथ बुरा होते जा रहा है तो आप उसके असर में मत आइए। आपके साथ बुरा हो रहा है ये आपको पता है, लेकिन आप कभी अकेले में बैठ के सोचिए कि आप ही के साथ क्यों हो रहा है। जी एक के बाद एक अगर आप सारी घटनाओं को जोड़ते जाएं और ये सोचें कि इसमें आप कहाँ हैं, जी आपके तरफ से कौन सी चीज़ मिसिंग थी, आपने क्या नहीं किया, या आप में खुद में क्या कमी थी जिस वजह से ये सारी सिचुएशन आपके साथ ही डेवलप हुई, तो कहीं शायद आपको अपने आप को एनालाइज करके सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाएगा। जी आपको अगर अपनी कमी खुद ही पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरे बताते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है सुनने में, चाहे वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो। यानी खुद को जानना बहुत ज़रूरी खुद है। को जानना बहुत ज़रूरी है। अपने आप की एनालिसिस करते समय अपने ऊपर दया मत करिए। जी अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट रख के सोचिए कि सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरे लोग हैं जो काफ़ी सेटल्ड हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट्स को देखने के बजाय ये नोटिस करने की कोशिश करिए कि वो ऐसा क्या बिहेव कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। जी तो शायद आप उस चीज़ को फॉलो करने लगेंगे अपने आप और आप कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देंगे। यानी बात की जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बहुत कि ज़रूरी है। कारण क्या है इसके जी पीछे। हाँ। तीसरी अगली चीज़ जो एक होनी चाहिए वो है रिस्क लेने की कैपेसिटी। जी देखिए, जो लोग कंफर्टेबल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, या तो उनमें इतना दम होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो छोड़ के चले जाएं और दूसरी जगह चले जाएं। वो इतने एंटरप्रेन्योर हों कि वो दूसरी चीज़ कर सकें। ये है रिस्क वाला फैक्टर।
आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। रिस्क लेते समय ये मत सोचिए कि हर रिस्क का परिणाम बुरा ही होता है। रिस्क लेने वाला ही लाइफ में सक्सेसफुल होता है। जी। हर कोई तो सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुआ है। मेरा मतलब है कि बिल्कुल। हर कोई पैदाइशी रईस नहीं होता है। जी। बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं हमारी कंट्री में भी और बाहर भी, जो रिस्क लेके आगे बढ़े हैं। तो आप रिस्क लीजिए, गलत चीज़ में नहीं, लॉफुली सही चीज़ों में लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगली बात जो है वो है समय की वैल्यू समझना। ये तो देखिए हर चीज़ में ही है। टाइम इज मनी। टाइम इज़ मनी। तो आप समय की वैल्यू को समझिए। आज जो आपके पास है वो कल आपके पास नहीं हो सकता है। आपको उससे बेहतर बनना है, ये आप मान के चलिए। तो लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड रिसोर्सेज में जो आप रिस्क ले सकते हैं, जी। वो रिस्क आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ लीजिए तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करिए। विल पावर स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि आप प्रार्थना करिए, आप कंसंट्रेट करिए, योगा करिए। कहीं अपने मन में अगर आपके शक्ति है, आप ये सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक और बात है, इन सब बातों का मतलब निधि ये नहीं है कि आप अति सकारात्मक हो जाएं। जी। वो अपने आप को बेवकूफ़ी की सिचुएशन में डालने वाली बात है। कई लोग जो है वो ऑप्टिमिस्ट होने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होके वो अपने एक्सट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। अपनी बातें वो जो है सबके साथ शेयर करने लगते हैं कि मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन ऐसा करने से दुनिया आपको बेवकूफ़ी बनाएगी, आपका फ़ायदा उठाएगी, आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं, आपको सही समय पे सही बात याद नहीं रह सकती है। इसलिए जो आपका ऑप्टिमिज्म है, जो सकारात्मक सोच है, उसको बैलेंस रखिए आप। जी। मेरे हिसाब तो से जैसे मैम आपने बताया कि पॉजिटिव थॉट्स रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम जो डेली रूटीन में अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिविटी कहीं कम होने लगती है। तो पॉजिटिव थॉट्स को रिवाइंड करने के लिए हम कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं? देखिए, यही बातें हम कर रहे हैं। अगर हमें पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर रखने हैं जी। तो बहुत अच्छा तरीका होता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप कंसंट्रेट करना सीखिए। जी। कई लोग कंसंट्रेट करते हैं स्पोर्ट्स से, फिजिकल एक्टिविटीज़ से, कुछ लोग कंसंट्रेट करते हैं योगा से, कुछ कंसंट्रेट करते हैं पूजा से, प्रार्थना से। तो आप अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाइए। जी। थोड़ा सा कुछ अच्छी नॉवेल, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी मैगजीन्स पढ़िए, अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए। और साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ अच्छे कोटेशंस या कुछ गाइडिंग सेंटेंसेस लिख के आप अपने घर में जगह जगह लगा दीजिए। खासकर उन जगहों पे जहाँ विजिट ज़्यादा होती है नॉर्मली, जैसे बेसिन का मिरर है सिंक के ऊपर का, या फिर कबर्ड के अंदर का जो दरवाज़ा होता है उसमें लगा दीजिए। कंप्यूटर के स्क्रीन पे आप साइड में थोड़ा सा लगा सकते हैं जहाँ बार बार नजर जहाँ जा आपकी रही बार बार नज़र जा रही है। और वहाँ पे आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लगाइए कि जैसे मैं कर सकता हूँ, समय मेरे साथ है, जी। कोई दूसरा मेरी लाइफ को रेगुलेट नहीं कर सकता, जी। ये लाइफ मेरी है, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। परिस्थितियाँ मैंने परिस्थितियों को बनाया है, परिस्थितियाँ मुझे नहीं बना सकती। जी। अगर आप इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस इन मीनिंग्स वाले लगा लेते हैं तो आप बार बार देखेंगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने अंदर आने लगता है। और फिर आपको कोई भी चीज़ डिसाइड करने में गुनगुनाइए। अच्छे गाने जो आपको पसंद हो आप गुनगुनाते रहिए। थोड़ा सा डांसिंग स्किल्स अपनी डेवलप करिए। आप देखिए, आप खुश रहने की कोशिश करिए। जी। खुश रहना सकारात्मकता का एक रूप है। जी। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे खुद को ऑप्टिमिस्ट बनाए रखा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप याद रखते हैं तो आपकी पॉजिटिविटी जो है वो बनी रह सकती है। मैम एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो है कि कई लोग जो है ज्योतिष वगैरह में विश्वास करते हैं, तो वो पत्रिका दिखाएंगे या हाथ की रेखाएं पढ़वाना, इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक ये मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि ये कहाँ तक सही है या गलत है, जो भी है। आप सही कह रही हैं, क्योंकि जब आपका समय अपना खराब चलता है जी। तो इंसान हर तरह की कोशिश करता है कि वो किसी तरह इस समय से बाहर निकल सके। जी। तो बहुत नॉर्मल सी बात है ये कि वो जो है रिलीजियस रीजंस पे भी चला जाता है। जी।
प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं है। मेरा ऐसा सोचना है कि ये एक पर्सनल डिसीजन है, जिसको जो करके खुशी मिले वो करे। जी। लेकिन अगर यहाँ मैं ये बात कोट करना ज़रूरी समझूंगी कि इन चीज़ों से कुछ हो जाएगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो सही नहीं है। जो कुछ होगा वो आपके ही एफर्ट्स से होगा। जी। कोई सुपर नेचुरल सुपरफिशियल ताकत नहीं है जो आपको आके अचानक आपकी स्थिति से बाहर निकाल दे। जी। समय के साथ सब कुछ बदल सकता है, बशर्ते आपके एफर्ट्स जारी हों। जी। आपने अगर अपने पॉजिटिविटी को, अपनी सकारात्मकता को, अपनी सक्रियता से अलग कर दिया, जी। तो आप सफलता कभी नहीं पाएंगे। बुरा समय सबके साथ आता है, पर आप अपनी सकारात्मकता को बनाए रखिए। आप सक्रिय रहिए। आप ये मत सोचिए कि आप दान पुण्य करके बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आप अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं। जी। लेकिन उस वजह से कुछ आपके लाइफ में चेंज आएगा, तो वो सिर्फ इतना ही आ सकता है कि आपका मन खुश रहेगा। कोशिश करिए कि इस कठिन समय में, जब आप काफ़ी ज़्यादा सब तरफ से जूझ रहे हैं, तब आप दूसरों को अपना फ़ायदा न उठाने दें। जी। ये समय ऐसा होता है, जो लोग ज्योतिष और इन चीज़ों में जाते हैं, मैंने तो देखा है कि ज़्यादातर वो लोग जो हैं अपना नुकसान ही कर बैठते हैं, क्योंकि वो हड़बड़ाहट में कि ये मेरा ख़राब ड्यूरेशन जल्दी ख़त्म हो जाए, इस हड़बड़ाहट में वो दूसरों का फ़ायदा ज़्यादा कर जाते हैं। जी। तो अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए। आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, संगठन में बहुत ताकत है, आप में बहुत ताकत है। आप अपना समय खुद बदल सकते हैं, अपने एफर्ट्स से, अपनी सक्रियता से। जी। तो ये थी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी सारी बातें। और हम जैसा कि जानते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एक समूह में रहना आपको काफ़ी ताकत दे सकता है। साथ ही साथ हमने ये जाना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे समाज पे इफ़ेक्ट होता है, समाज का ऑर्गेनाइजेशन पे इफ़ेक्ट होता है। और इससे जुड़ी तमाम बातें जो हमें ममता जी ने बताई, मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो आज हमने जाना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किस तरह से समाज का इस पर असर होता है और समाज का ऑर्गेनाइजेशन पर असर होता है। साथ ही साथ हमने जाना कि एक व्यक्ति जब ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता है तो किस तरह से वो खुद को मैनेज कर सकता है। हो सकता है विपरीत परिस्थितियां उसके सामने आए, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी के साथ अगर वो वर्क करता है, खुद को मैनेज करता है, तो हो सकता है कि वो उस स्थिति में भी खड़ा रह सके। साथ ही साथ हमने स्किल डेवलपमेंट की बात की, किस तरह से हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स को मैनेज किया जा सकता है। सॉफ्ट स्किल में जैसे मैम ने हमें बताया कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ऑप्टिमिज्म को बनाए रखिए, ये आपकी बहुत मदद करेगा। अगली बार हम बात करेंगे बाकी की सॉफ्ट स्किल्स की, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं और ये आपकी मदद कर सकती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अगली बार फिर मिलेंगे ममता जी के मार्गदर्शन के साथ। आप बने रहिए सिटी के साथ।